नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम 9 अगस्त 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आर्टिकल्स की हम यहाँ पर समीक्षा करेंगे और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए उनका महत्व के अनुसार हम आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न भी देंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं। हाउ कैन टेबल टॉप एयरपोर्ट्स बी सेफर। यह समाचार 7 अगस्त को घटित एक दुर्घटना के साथ संबंधित है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि एयर इंडिया का एक विमान अपना जो रनवे का पार्ट था उससे आगे जाकर एक तरह से यानी रनवे के हिस्से को पार करके वो बाहर निकल गया और इस कारण से दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु हुई। साथ में जो दोनों पायलट थे उनकी मृत्यु हुई। भारत में जो टेबल टॉप एयरपोर्ट्स बने हुए हैं उनकी अगर हम श्रृंखला में देखें तो ये दूसरी बड़ी दुर्घटना है। इसके पहले अगर हम देखें तो 2010 में एक दुर्घटना हो चुकी है जो मैंगलोर एयरपोर्ट के साथ में संबंधित थी। 2010 के बाद अगर हम देखें तो टेबल टॉप जो भी हवाई अड्डे हैं उनमें एक प्रमुख दुर्घटना के रूप में ये 7 अगस्त को घटित हुई है कोझिकोड हवाई अड्डे पर केरल में। और इसके बाद से ही जो टेबल टॉप हमारे हवाई अड्डे हैं भारत, उनको लेकर एक तरह से विवाद हुआ है। यानी इस तरह के जो हवाई अड्डे बनाए गए हैं वहां पर किस तरह से वायु यातायात को सुरक्षित किया जाए, तो इसको लेकर चर्चा पुनः यहाँ पर आरंभ हो गई है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट्स होते क्या हैं और उनमें क्या एक तरह से सुरक्षा की जो समस्याएं आ रही हैं और उनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, या ऐसे उपाय क्या हैं जो वैश्विक स्तर पर दुनिया के अलग अलग जगह पर अपनाए जा रहे हैं जिनको हम एक तरह से अपना सकते हैं। तो भारत में हम देखें तो 5 इस तरह के टेबल टॉप, अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें, देखिए टेबल टॉप एयरपोर्ट की बात है, ऐसे मान लीजिए आप ये इस तरह से कह सकते हैं। तो इस तरह का जो जमीन का भाग है जो एक तरह से मैदान से ऊपर है, तो इसको एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, पठार या प्लेटू। इस तरह से टेबल या पठार के रूप में जो स्थलाकृतियां हैं वहां पर जो हवाई अड्डे बनाए जाते हैं उनको हम टेबल टॉप एयरपोर्ट कहते हैं। तो इनमें अगर आप देखें तो दोनों तरफ एक तरह से खाई होने की संभावना, या अगर मान लीजिए ये स्थल इस तरह से ऊंचा है और एक तरफ मान लीजिए खाई है, तो अगर एक तरफ खाई या दोनों तरफ खाई होने की संभावनाएं बनती हैं सामान्यतः। तो इस तरह के जो हवाई अड्डे हैं इनमें जो रनवे है यानी लैंड करने के बाद जो वायुयान है वो कितनी दूरी अधिकतम ट्रेवल करेगा वो काफ़ी सीमित होती है। जबकि अन्य हवाई अड्डों की बात करें तो सामने काफ़ी एक तरह से लंबा डिस्टेंस होता है, तो अगर मान लीजिए वो लंबी दूरी तय करना भी चाहे तो एक तरह से बड़ी दुर्घटना की संभावनाएं नहीं रहती हैं। तो हो सकता है कि वो अंतिम स्थान तक पहुंच जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट्स में तो ये समस्या रहती है क्योंकि इसमें स्थल की कमी है, रनवे बहुत लंबा नहीं हो सकता है। तो सुरक्षा मानक के अनुसार जितनी लंबाई की आवश्यकता है वो अवश्य यहाँ पर रहती। अगर हम भारत में टेबल टॉप एयरपोर्ट्स की बात करें तो लैंगफुई मिजोरम में, शिमला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, पैक्योंग सिक्किम में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोझिकोड कन्नूर कहाँ पर, केरल में। तो ये प्रमुख एक तरह से टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं। ध्यान रखें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की बात करें, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वहां पर कहीं पर भी टेबल टॉप एयरपोर्ट्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है, यानी ये कोई आधिकारिक टर्म नहीं है। इसे भारत में एक तरह से बनाया गया है कि ऐसे हवाई अड्डे जो दोनों तरफ या एक खाई एक तरफ हो सकती है या किसी पहाड़ी या किसी पठारी भाग पर स्थित हैं उनको टेबल टॉप एयरपोर्ट्स कहा गया है। तो ध्यान रखें यह अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन का क्षेत्र है उसमें प्रयोग किया जाने वाला टर्म नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम इन टेबल टॉप हवाई अड्डों के साथ में समस्याएं देखें तो जैसा हमने डिस्कस किया कि टेबल टॉप अगर मान के चलिए इस तरह से आपका एक यहाँ पर एयरपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ पर जगह वैसे ही कम होती है, तो रनवे के लिए एक जो आधिकारिक सीमा है उसको अंत में एक तरह से प्राप्त किया जाता है। यानी अंतिम स्थिति आते आते पूर्ण रूप से जितनी आवश्यक होती है वो रनवे की दूरी रहती है। अगर सामान्यतः देखें तो माना यह जाता है कि जो भी रनवे रहता है वहाँ पर रनवे की जो मेन लेंथ होती है उसके बाद एक लास्ट में हिस्सा होता है, उसको एक तरह से कहा जाता है रेसा, RESA। इसको आप ध्यान रखें। तो रेसा का सिंपल सा मतलब होता है रनवे एंड सेफ्टी एरिया, और ये लगभग 240 मीटर होता है सामान्यतः। तो यहाँ पर माना जाता है कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन संगठन है, उसका कहना है कि सामान्य रूप से कोई भी अगर हवाई अड्डा है तो वहाँ पर अतिरिक्त रूप से जो एक रनवे का सेफ्टी एरिया होना चाहिए रेसा, उसकी लंबाई होनी चाहिए कितनी, 90 मीटर। ये तो मैंडेटरी है, आवश्यक है। और जहां तक सलाह दी जाती है यानी एक तरह से कहा यह जाता है कि ये या रिकमेंड या सलाह दी जाती है कि ये 240 मीटर तक एक तरह से होना चाहिए। तो अगर हम कोझिकोड की बात करें तो वहां पर भी 240 मीटर का जो रेसा था वो एक तरह से था। उसके बाद भी ये स्थितियां एक तरह से अनियंत्रित हुई और एक दुर्घटना यहाँ पर घटित हुई।
इन हवाई अड्डों के साथ में समस्या यही आ रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उसके अनुसार ये कार्य अवश्य कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अंतिम जो सीमा है वो काफ़ी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो जितना सिक्योरिटी के लिए अतिरिक्त जगह चाहिए वो होने के बाद भी इस तरह की दुर्घटना हो रही है। यही कारण है कि इन टेबल टॉप एयरपोर्ट्स को लेकर समस्याएं फिर से बाहर आई हैं, और इस दुर्घटना ने कहीं ना कहीं सरकार को और हमारे यहाँ जो नागरिक उड्डयन के लिए सुरक्षा के लिए एक उत्तरदायी संगठन है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन सभी को एक तरह से विवश किया है कि वो इन टेबल टॉप एयरपोर्ट्स की सुरक्षा को लेकर कुछ उपाय करें। तो समस्या प्रमुख रूप से यही है कि मानक पूरा करने के बाद भी इस तरह की एक समस्या आई है। आवश्यक मानक जो अंतर्राष्ट्रीय उनको पूरा करने के बाद भी कोझिकोड में इस तरह की दुर्घटना हुई, तो कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा मानकों पर और ज़्यादा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। 2010 में देखें जब दुर्घटना हुई थी मैंगलोर वाली, क्योंकि वो भी टेबल टॉप एयरपोर्ट था, तो वहाँ पर उसकी जांच करने के लिए एयर मार्शल BN गोखले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उनके द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई थी और कुछ एक तरह से कह सकते हैं ऐसे पॉइंट्स बताए गए थे कि जिन पर विचार करके उनको लागू करके इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। तो जब आपसे सिफारिशें पूछी जाएँ कि इस तरह के हवाई अड्डों में सुरक्षा के लिए, तो आप BN गोखले जो समिति है उनका नाम बताकर उसकी जो सिफारिशें हैं वो बता सकते हैं। तो उनको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम पहली सिफारिश को देखें तो पहली सिफारिश यहाँ पर ये कही गई है कि जो भी एक तरह से अवॉइडेंस ऑफ द डाउनवर्ड स्लोप इन द ओवरशूट एरिया, जैसे ये मान लीजिए हवाई अड्डे का रनवे है और इससे आगे ये एक्स्ट्रा एरिया मान लीजिए दिया गया है जहाँ तक अगर कोई आपातकालीन स्थिति है तो एयरप्लेन है वो आगे यहाँ तक जा सकता है। तो इस एरिया के लिए कहा गया कि इसमें किसी तरह का स्लोप नहीं होना चाहिए, यानी अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है या थोड़ा अपवर्ड की ओर है तो ठीक है, लेकिन नीचे की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर एक तरह से डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुकाव होगा तो ये स्पीड को और बढ़ाता है। तो इसको एक तरह से लागू करने की आवश्यकता है, और खास तौर पे जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है भारत में उसमें तो पहली सिफारिश ये कहा गया था। और यहाँ पर समिति ने ये भी बताया भारतीय वायुसेना के द्वारा संचालित जितने भी हवाई अड्डे हैं उनमें एक तरह से ये मानक अपनाया जाता है कि जो अंतिम हिस्सा होता है जहां कभी कभी वायुयान पहुंच सकता है आपातकालीन स्थिति में, उसमें एक तरह से नीचे की ओर स्लोप नहीं रखा जाता, तो वो डाउनवर्ड स्लोप वहां पर एक तरह से अवॉइड किया जाता है। तो इसको भारत के सभी एयरपोर्ट पर एक तरह से लागू करने की आवश्यकता है, खास तौर पर अगर हम बात करें टेबल टॉप एयरपोर्ट। और दूसरी सिफारिश ये की गई है जब भी कोई वायुयान लैंड कर रहा है तो विजिबिलिटी यानी दृश्यता की एक तरह से जो सीमा है उसको देखने की आवश्यकता है और उसके बारे में एक क्लियर आंकड़ा जो पायलट है उसको पहुंचाना चाहिए। तो विजुअल जो आंकड़े हैं वो सही रूप में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को देने चाहिए, क्योंकि आप ध्यान रखें एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक सीमा के बाद जो पायलट है उससे उसका संपर्क सीधे तौर पर नहीं होता है, वो उसे एक तरह से गाइडलाइन दे देता है, जगह बता सकता है कि कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किस जगह पर किस हाइट पर जाकर उसे लैंड करना है, उसके बाद से सब कुछ पायलट को करना होता है। तो यहाँ पर सिफारिश ये की गई है कि अंतिम समय में खासतौर पर टेबल टॉप जो एयरपोर्ट है उनके लिए जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वहाँ से जो भी विजिबिलिटी या दृश्यता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो पायलट है उसको देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ध्यान रखें कोझिकोड में जो दुर्घटना हुई है कहीं ना कहीं मौसम खराब था और एक तरह से मानसून हाईली एक्टिव था, तो विजिबिलिटी काफ़ी लो रही होगी, ये एक बड़े कारण के रूप में देखा जा रहा है। तो किस तरह से दृश्यता की स्थिति को मजबूत किया जाए ये एक तरह से सिफारिश में कहा गया था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अंतिम समय तक जो भी विजिबिलिटी या दृश्यता की वहां पर स्थिति है उसके बारे में पायलट को सूचना देनी चाहिए। इन्हीं सिफारिशों के साथ साथ जो भी एरिया में रडार कार्य करते हैं उनकी स्थिति को और मजबूत करना होगा, और साथ में जो भी रेस्क्यू और फायर फाइटिंग यानी अगर कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ पर बचाव करने, और अगर मान लीजिए आग लगने जैसी स्थिति है तो वहाँ पर किस तरह से बचाव करना है, तो इन दोनों सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो भी हमारे हवाई अड्डे हैं वहाँ पर रिस्क असेसमेंट यानी जोखिम की जो एक तरह से आकलन है वो करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ प्रमुख सिफारिशें थी जो भारत के महानिदेशालय है नागरिक उड्डयन का DGCA उनको दी गई थी इस समिति के द्वारा। तो ये प्रमुख सिफारिशें आप 4-5 याद करके रखें, जब भी आप इस तरह की दुर्घटनाओं के बारे में रोकथाम क्या करनी है तो इस कमेटी का नाम बताकर आप इसकी सिफारिशों को वहां पर बता सकते हैं। ये तो हमने सिफारिशों की बात करी, इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि जो एक तरह से मानक के रूप में था कि अंतर्राष्ट्रीय जो मानक था कि एक रेसा की जो बात की गई थी यानी जिसको हमने बोला था रनवे एंड सेफ्टी एरिया, तो ये तो कोझिकोड में पालन किया गया था, उसके बाद भी दुर्घटना क्यों हुई। तो एक दूसरा साधन यहाँ पर रहता है जिसको हम बोलते हैं ईमैस का फुल फॉर्म ध्यान रखें, इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टर या अरेस्टिंग सिस्टम।
इसका सिंपल सा मतलब ये रहता है, ऐसे मान लीजिए ये हवाई अड्डे का पार्ट है और यहाँ तक मान लीजिए रनवे की स्थिति है और यहाँ तक लैंड करने के बाद जो विमान है वो यहाँ तक गति कर सकता है। तो ये जो लास्ट का हिस्सा होता है जिसमें ई मैस बनाया जाता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं इस तरह की कंक्रीट या ऐसे सब्सटेंस से पूरी सरफेस को बनाया जाता है कि जब प्लेन यहाँ पर पहुंचे तो उसको एक तरह से कंक्रीट को ब्रेक करके जब आगे की ओर बढ़े तो एक तरह से उसकी स्पीड घट जाए। आप इसी को समझें कि जैसे मान लीजिए कहीं पर आपने सीमेंट या कंक्रीट जमा कर रखा हुआ है और कहीं पर प्लेन सड़क बनी हुई है, तो कंक्रीट या सीमेंट जहां पर जमे हुए रूप में है जिसमें अगर विमान जाएगा तो वो फंसेगा तो उसकी स्पीड घटेगी। तो ये कहलाता है EMAS सिस्टम, जिसको यूएसए में उपयोग किया जाता है और ये काफ़ी सफल रहा है। तो माना यह जा रहा है कि भारत में जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है उनमें रेसा के साथ साथ EMAS सिस्टम को भी एक तरह से लगाने की आवश्यकता, यानी इंजीनियर मटेरियल अरेस्टर या अरेस्टिंग सिस्टम, जिससे कि अगर वायुयान कोझिकोड जैसी स्थिति में आता है यानी उसे आगे तक मूव करना है तो कहीं ना कहीं वो स्पीड उसकी घट जाए जिससे वो खाई में नीचे गिरने जैसी स्थिति में ना आ पाए। तो ये एक तरह से किया जा सकता है। तो EMAS एक दूसरा उपाय है जो अपनाया जा सकता है जो ऊपर की सिफारिशें बताई गई उनके अतिरिक्त। EMAS के साथ में एक सहायक बात क्या है कि अभी हमने रेसा की बात करी थी, जो हमें अतिरिक्त एरिया चाहिए होता, कितना चाहिए था 240 मीटर अतिरिक्त लंबाई चाहिए थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंक्रीट या अन्य तरह का हिस्सा एक तरह से सरफेस पर बिछाकर रखेंगे तो हमें केवल 75 मीटर लंबाई की जरूरत होगी। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट में वैसे भी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं जा सकती है, तो हम 75 मीटर एरिया के माध्यम से ही काम चला सकते हैं। तो EMAS में कम लंबाई के माध्यम से वायुयान को रोका जा सकता है और दुर्घटना एक तरह से होने से बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो काम किए जा सकते हैं कि जब भी कोई भी पायलट है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है तो क्लासरूम में किस तरह से टेबल टॉप एयरपोर्ट्स में लैंडिंग करनी है या किस तरह से अगर कोई समस्या आती है तो हैंडल करना है उसके बारे में बताना चाहिए। और साथ साथ सिमुलेटर यानी इस तरह की ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आप टेबल टॉप एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं और आपके पास रनवे की लंबाई अतिरिक्त नहीं है तो आप किस तरह से वहां पर एक सफलतापूर्वक लैंडिंग करेंगे। तो इसके बारे में क्लासरूम और साथ साथ सिमुलेटर यानी आर्टिफिशियल कंडीशन में विमान को लैंड कराने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम करके भी हम इस तरह की जो विमान दुर्घटनाएं उनको एक तरह से रोक सकते हैं। एक अन्य सिफारिश ये की गई है कि जो को पायलट यानी जो दूसरा सहायक पायलट होता है उसको भी एक तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके द्वारा कहा जाए कि वो लैंड करने की जगह एक चक्कर लगा के हवाई अड्डे का उसके बाद फिर से लैंड करें। तो इस स्थिति में को पायलट को अधिकार ऐसे मिले या ऐसी उसे ट्रेनिंग दी जाए कि सीधे लैंड करने की जगह एक चक्कर लगा के दोबारा लैंड करने की स्थिति में वो जाए। तो इस तरह से को पायलट को भी कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग देकर एक तरह से गाइड किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो पायलट है उसको कुछ निर्णय लेने के लिए सहायता दी जाए या खुद उसके द्वारा निर्णय लिया जाए। तो ऐसी स्थितियों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। भारत में अगर हम देखें तो वायु यातायात मानसून से काफ़ी प्रभावित है। तो हमारे यहाँ जो भी एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स को उसमें मानसून ट्रेनिंग का एक हिस्सा रहता है, यानी उनको प्रारंभ में बताया जाता है कि मानसून की स्थितियों में आपको किस तरह से वायुयान को टेक ऑफ और लैंडिंग करनी है। तो इसको और ज़्यादा विस्तारित किया जा सकता है। तो मानसून ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है उसको एक विस्तारित रूप में यानी प्रारंभिक हिस्से में न बताकर उसको मध्य और आगे के हिस्सों में भी ट्रेनिंग में अगर बताया जाए तो इस तरह की दुर्घटनाओं को एक तरह से रोका जा सकता है। अगर हम यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC की बात करें तो इनकी जो एक तरह से भूमिका है वो लिमिटेड हो जाती है लैंडिंग के समय, क्योंकि वो पायलट को सूचनाएं वेदर के बारे में दे सकते हैं यानी मौसम संबंधी सूचनाएं दे सकते हैं, उसी के साथ साथ बता सकते हैं कि वहां पर वर्षा की स्थिति क्या है या विजिबिलिटी क्या है। तो उनके द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, वर्षा की बात करें या हवा की जो गति है उसके बारे में सूचनाएं, लेकिन अंतिम रूप में लैंडिंग करते समय कहीं ना कहीं पायलट की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा एक जो काम ये किया जा सकता है कि जब हम बात करते हैं लैंड करने के लिए तो लैंड करने के लिए एक डिसीजन हाइट जिसको हम DH कहते हैं, डिसीजन हाइट अगर हम देखें तो सामान्यतः इसको 200 फीट रखा जाता है। तो उसके बाद से एक तरह से लैंड किया जाता है। तो उस समय जो मौसम की स्थितियां उसके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन पायलट को दी जाए जिससे वो लैंडिंग के पार्ट पर आगे बढ़े। या अगर स्थितियां अच्छी नहीं है, मान लीजिए मौसम बारिश बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो हवाई अड्डे का एक राउंड लगाकर दोबारा फिर उसको लैंडिंग का प्रयास करें। तो जो DH यानी जो डिसीजन हाइट होती है उस पर एक तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल सूचना प्रदान करें। तो सामान्यतः यह 200 फीट होता है। कुछ स्थितियों में इसको हम मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, MDA। तो MDA की जो एक तरह से स्थिति होती है, दोनों आप इसे याद रखें, या तो
डिसीजन हाइट की बात करें या हम बात करें मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड, तो ये जो एमडीए होता है इसको एक तरह से देखने की आवश्यकता है। यानी अगर मान लीजिए विमान अचानक इस स्थिति पर आ रहा है, मान लीजिए कोई विमान 5000 फीट पर उड़ान भर रहा है और लैंड करने के लिए वो अपनी हाइट को नीचे घटा रहा है और 200 फीट पर आने के बाद वो लैंडिंग के लिए फाइनल तैयार हो रहा है, तो ये जो 5000 से वो 200 फीट पर आ रहा है, तो 200 फीट पहुंचने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा विजिबिलिटी या जो मौसम की स्थिति है उसके बारे में एक सूचना सटीक रूप में दोबारा देनी चाहिए, जिससे कि पायलट लैंड करने या हवाई अड्डे का एक चक्कर लगाने का निर्णय ले सकता है। तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का रोल थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, जो वर्तमान में काफी सीमित हो जाता है, क्योंकि जैसे ही डिसीजन हाइट यानी 200 फीट के बाद लैंडिंग के लिए फाइनली पायलट जाता है, सारी स्थितियां उसके एक तरह से अधिकार में आ जाती हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वहां बहुत कुछ नहीं कर सकता है। एक अंतिम सिफारिश के रूप में हम लास्ट में लिख सकते हैं कि जिन हवाई अड्डों में बड़े विमान नहीं उतर सकते, यानी जिनका विंग स्पैन बड़ा है या जो बड़े यात्री विमान हैं नहीं उतर सकते हैं, उनको एक तरह से छोटे विमानों के लिए खोला जाए और बड़े विमानों को वहां पर सीमित कर दिया जाए। और उसी के साथ साथ जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है वहां पर मानसून के समय खास तौर पर लैंडिंग करते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक निश्चित सीमा से बड़े विमान वहां पर लैंडिंग ना करें, जैसा कोझिकोड में हुआ। जो भी एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई है उसके अनुसार जितने बड़े विमान लैंड कर सकते हैं उस सीमा को एक तरह से निर्धारित करना चाहिए। तो इसके आधार पर अगर हम एक निर्धारण करें तो टेबल टॉप जो एयरपोर्ट है उनमें हम फ्लाइट्स को सीमित कर सकते हैं और कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं से एक तरह से उन एयरपोर्ट्स पर हम बचाव कर सकते हैं। तो ये कुछ सिफारिशें जिनको आपको ध्यान रखना है। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं एक तरह से सुधार के रूप में, जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो पाए, इनको एक तरह से आप याद रखें और इनसे संबंधित आपका मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। टेबल टॉप हवाई अड्डे से आप क्या समझते हैं, हमने शुरुआत में डिफाइन किया और कुछ एग्जाम्पल भी है इंडिया में, उनको आप नाम बता सकते हैं। इनमें घटित दुर्घटनाओं के बाद सुरक्षा के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं चर्चा करें। तो यहाँ पर हमने जो मैंगलोर एयरपोर्ट में 2010 में दुर्घटना हुई थी उसके बाद जो समिति बनी थी उसकी सिफारिशें, और बाद में हमने जो 2-3 सिफारिशें जैसे अमेरिका में जो लागू किया जाता है EMAS उसको आप कह सकते हैं, या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भूमिका को बढ़ाने की बात कहें, या भारत में वायुयान बड़े या छोटे जैसे भी हैं हवाई अड्डे पर जो रनवे की लंबाई है उसके अनुसार निर्धारण किया जाए कि बड़े जहाज छोटे रनवे पर लैंड नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से आप यहाँ पर कुछ अपनी सिफारिशें बता सकते हैं जिनके आधार पर इस तरह की दुर्घटनाओं को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट अपनी न्यूज पर आता है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, सिटी इन रूम्स। अगर आप यहाँ पर मैप देखें तो ये लेबनान से संबंधित न्यूज है और आप सभी ने बेरूत में अभी 4 अगस्त को एक जो बड़ा विस्फोट हुआ था उसके संबंध में सूचना पड़ी होगी, जिसमें आपने देखा कि लाखों टन जो अमोनियम नाइट्रेट था वो काफी लंबे समय तक वहां पर स्टोर था और पास में पटाखे का भी एक स्टोरेज था और उसके कारण जो भी वहां पर दुर्घटना हुई एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और बेरूत शहर को काफी नुकसान हुआ। तो इस तरह की जो दुर्घटना बेरूत में हुई उसके बाद से लेबनान की स्थिति जो मध्य पूर्व एशिया में फिर से एक तरह से चर्चा में आ गई है। जब हम मध्य पूर्व एशिया की बात करते हैं तो ध्यान रखें जो लेबनान का बॉर्डर है वो सीरिया से भी लगता है और एक तरफ इजराइल से यहाँ पर उसका बॉर्डर बनता है, और गोलन हाइट्स का इलाका अगर हम देखें जो एक तरह से इजराइल के नियंत्रण में है ये भी लेबनान की सीमा पर आ जाता है। तो लेबनान मध्य पूर्व एशिया में जो भी समस्या वर्तमान में दिखती है यानी अरब इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक प्रमुख कह सकते हैं भूमिका के रूप में है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि लेबनान का जो स्ट्रक्चर है, लेबनान में जो जनसंख्या रहती है अलग अलग, अगर हम धार्मिक समुदाय की बात करें या वहां पर जो प्रशासन चलता है वो स्थितियों को लेबनान में एक तरह से काफी असमंजस भरी बना देता है। अगर हम लेबनान की बात करें तो इसकी सीमा मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से एक तरह से बनती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक तरफ एशिया का हिस्सा और दूसरी तरफ यानी आपका हिस्सा आगे पड़ जाता है किसका, यूरोप का। तो यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनमें लेबनान का बड़ा रोल था। अगर हम एशिया के उस हिस्से की बात करें जो सीरिया का या तुर्की का सारा इलाका प्रमुख रूप से ले लें तो ये ऑटोमन एम्पायर का एक तरह से हिस्सा था। सीरिया तुर्की का जो आसपास का इलाका बड़े रूप में ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था और दूसरी तरफ हिस्सा यूरोप। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यूरोप और ऑटोमन साम्राज्य था उनके बीच में व्यापारिक गतिविधियों में लेबनान एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा हुआ था। तो सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थिति इसकी जो आप ध्यान रखें, यूरोप और ऑटोमन जो साम्राज्य उनके बीच में व्यापार के लिए लेबनान एक प्रमुख केंद्र के रूप में था। ऑटोमन साम्राज्य की अगर आप ध्यान रखें, जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो आप देखें भारत में जो खिलाफत आंदोलन था
उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि तुर्की के खलीफा, जिन्हें एक तरह से पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय का खलीफा माना जाता था, उनको लेकर जो ब्रिटिश सरकार या पश्चिमी देशों के द्वारा एक तरह से उनके अपमान के रूप में जो कार्य किया जाता, उसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ। बाद में तुर्की में एक तरह से कह सकते हैं सफल क्रांति हुई और वहां पर कमाल पाशा के नेतृत्व में एक कह सकते हैं सेकुलर सरकार बनी, तो सारी स्थितियां एक तरह से नियंत्रित हो गई। तो ऑटोमन साम्राज्य, अगर हम बात करें तुर्की प्रमुख क्षेत्र अगर ले लें, तो कमाल पाशा के द्वारा वहां पर जो लोकतांत्रिक सुधार किए गया, उसके पहले एक बड़ा साम्राज्य था जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं ऑटोमन साम्राज्य का जो अगला प्रमुख भाग है वो तुर्की देश के रूप में कमाल पाशा के द्वारा स्थापित किया गया। तो ऑटोमन साम्राज्य और यूरोप, इनके बीच में लेबनान एक प्रमुख हिस्सा था। और लेबनान में अमेरिका की तरफ से अगर हम बात करें या यूरोप की तरफ से बात करें, तो बड़ी संख्या में जो ईसाई मिशनरी हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे थे और अपने प्रभाव को वहां पर बढ़ा रहे थे। इसी कारण से लेबनान में अगर हम देखें तो ईसाइयों की भी एक विशेष रूप में प्रमुख जनसंख्या वहां पर पाई जाती है। तीसरा अगर हम यहाँ पर भाग देखें तो जैसे ही पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेबनान एक तरह से जो ऑटोमन साम्राज्य के एक नियंत्रण में था वो स्थिति खत्म हुई, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गया और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लेबनान था वो स्वतंत्र हुआ और लेबनान को फ्रांस के एक तरह से नियंत्रण में डाल दिया गया। तो अगर हम बात करें पहले विश्व युद्ध से लेकर कहाँ तक, 1943 तक, ये ऐसी स्थिति थी जब फ्रांस के नियंत्रण में था लेबनान। तो फ्रांस का जो नियंत्रण था लेबनान में, तो लेबनान के कल्चर में आज भी जो फ्रेंच एक तरह से प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेबनान में अलग अलग धार्मिक जो समूह एक तरह से रह रहे थे, ये कह सकते हैं कि एक धीरे धीरे समस्या के रूप में आगे बढ़ रहा था। इसी कड़ी में हम देखें तो लेबनान के ऊपर जो प्रभाव है वो मैरोनाइट क्रिश्चियंस, उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा था। तो क्रिश्चियन ईसाइयों का प्रभाव तो था ही, लेकिन 1948 में जब अरब इजराइल का एक विवाद हुआ तो बड़ी संख्या में जो फिलिस्तीन के लोग हैं जो शरणार्थी के रूप में थे वो लेबनान में पहुंचे। तो लेबनान जो ईसाइयों के प्रमुख प्रभाव में था, वहां पर फिलिस्तीन से जो बड़े बड़े शरणार्थी पहुंचे, उन्होंने कह सकते हैं समस्या को बढ़ाया, क्योंकि मध्य पूर्व एशिया में जो प्रमुख समस्या है वो अरब इजराइल के बीच में है। तो फिलिस्तीन बड़ी संख्या में शरणार्थी के रूप में लेबनान में पहुंचे। तो इसने एक तरह से कह सकते हैं लेबनान की स्थितियों को थोड़ा सा अनियंत्रित किया। आगे चलकर फिलिस्तीन के आंदोलन को आगे बढ़ाने में और फिलिस्तीन के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक संगठन काम कर रहा था जिसके अध्यक्ष थे यासर अराफात। तो यासर अराफात का जो संगठन था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, इसने अपना जो मुख्यालय है वो शिफ्ट कर लिया 1970 में। कहां पर? लेबनान। जब उसे जॉर्डन से हटा दिया गया तो जॉर्डन से उन्होंने 1970 में अपना मुख्यालय कहां शिफ्ट किया? लेबनान में। 1970 में जब फिलिस्तीन मुक्ति संगठन जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए कार्य कर रहा था वो जॉर्डन से लेबनान अपना मुख्यालय ले गया, तो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ में ये विवाद में आ गए, क्योंकि इजराइल, ध्यान रखें कि फिलिस्तीन विवाद में प्रमुख रूप से उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर फिलिस्तीन के लोग शरणार्थी के रूप में लेबनान में पहुंचे तो कहीं ना कहीं इजराइल ने लेबनान को भी अपने विरोधी के रूप में देखा। तो ये समस्या 1970 में एक तरह से प्रारंभ हो रही थी और आगे चलकर जो अलग अलग यहाँ पर समूह थे, खासतौर पे अगर हम ईसाई और मुस्लिम समुदायों की एक तरह से बात करें तो उनके बीच में एक तरह से आपस में एक विद्रोह सा शुरू हुआ। और लेबनान की स्थिति ये हुई कि अगर हम खासतौर की उसकी राजधानी बेरूत की बात करें तो राजधानी बेरूत में एक तरह से दो डिवीज़न हो गए और यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी इलाकों की अगर हम बात करें तो पूर्वी जो भाग है वो क्रिश्चियन ईसाइयों के नियंत्रण में रहे और जो पश्चिमी इलाके वो मुस्लिम के नियंत्रण में रहे। तो बेरूत शहर एक तरह से कह सकते हैं ईसाई और जो मुस्लिम समुदाय उनके बीच में एक तरह से एक गृहयुद्ध की स्थिति में बट गया और ये स्थिति 1975 से एक तरह से प्रमुख रूप से प्रारंभ हुई और आगे एक तरह से बढ़ती गई। ये स्थिति और ज़्यादा अनियंत्रित हुई जब आगे चलकर 1982 में इजराइल ने हमला कर दिया लेबनान पर। तो इजराइल का जो लेबनान पर हमला हुआ इसने इजराइल की स्थिति को मजबूत किया और लेबनान को कहने के और ज़्यादा कमज़ोर किया। तो लेबनान की राजधानी बेरूत, वहाँ पर जो एक तरह से गृहयुद्ध शुरू हुआ था वो पूरे लेबनान की स्थिति में एक तरह से आ गया, क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर 1982 में हमला करके जो उन्होंने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को अपने यहाँ 1970 में मुख्यालय बनाने दिया उसका एक तरह से उन्होंने बदला लिया। तो इजराइल का जो अटैक था उसने लेबनान को और ज़्यादा स्थितियों को अनियंत्रित बना दिया। इसके पहले आप देखें कि 1979 में जो ईरान की क्रांति हुई थी, ईरान आप सभी जानते हैं मुस्लिम्स में सिया और सुन्नी की अगर हम दो हिस्सों की बात करें तो सिया आबादी का दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और अगर हम लेबनान की बात करें तो लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है वो प्रमुख रूप से माना जाता है कि किनके द्वारा वहां पर बसे लोग हैं? सिया।
तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं विवाद फिर और बढ़ा, क्योंकि दक्षिण में जो सिया लोग थे, ईरान की बात करें तो ईरान की क्रांति होने के बाद ईरान एक प्रमुख सिया देश के रूप में अरब देशों में उभरा, और ईरान ने सिया जो जनसंख्या है उसके एक तरह से कह सकते हैं कि जो अधिकार है उनके लिए फाइट करना एक तरह से प्रारंभ किया। और इसी कड़ी में जो दक्षिण लेबनान में सिया लोग थे उनके लिए भी ईरान ने फाइट करना शुरू करा, और इसी कड़ी में एक खतरनाक उग्रवादी संगठन अस्तित्व में आया जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह ने एक तरह से अपनी कार्रवाइयों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, और उनका प्रयास यह था कि जो सिया लोगों के अधिकार है लेबनान में वो संरक्षित किया जाए। तो लेबनान में हिजबुल्लाह ने सिया लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक कह सकते हैं विरोध आगे बढ़ाया। और आप देख ही रहे हैं कि जो भी फिलिस्तीन से लोग आए थे और जो वहां पर ईसाई पहले से रह रहे थे उनके बीच में संघर्ष की स्थिति पहले से बनी थी। तो एक तरह से लेबनान की स्थिति काफी यहां पर खतरनाक हो गई, क्योंकि ईरान का समर्थन था दक्षिण के सिया लोगों को, जिनमें हिजबुल्लाह प्रमुख आतंकवादी संगठन था। इसके साथ साथ जो फिलिस्तीन के लोग पहुंचे थे वो एक तरह से अरब इजराइल के जो विवाद था उसमें फिलिस्तीन का समर्थन करते थे, और इजराइल लेबनान को अपने विरोधी के रूप में दिखता था, क्योंकि वो फिलिस्तीन के आंदोलन करने वालों को अपने यहाँ शरण दे रहा था। ऐसी स्थिति में लेबनान मध्य पूर्व एशिया में एक बड़ी समस्या के स्थल के रूप में उभरा। ये विवाद एक तरह से लेबनान में आगे बढ़ता जा रहा था, और लेबनान में इस विवाद को हल करने के लिए आगे चलकर जो एक तरह का गृहयुद्ध की स्थिति थी, सिया समुदाय की बात करें या अन्य जो वहां पर मुस्लिम समुदाय थे और साथ साथ जो वहां पर ईसाई समुदाय थे, उनके बीच में जो गृहयुद्ध जैसी स्थिति थी उसको फाइनली 1989 में समाप्त किया गया, और एग्रीमेंट का नाम था तैफ एग्रीमेंट। तो इस समझौते के बाद एक तरह से लेबनान का जो गृहयुद्ध है वो समाप्त हुआ। आप इस एग्रीमेंट का नाम ध्यान रखिएगा। 1989 में लेबनान का गृहयुद्ध को समाप्त करने के लिए जो तैफ समझौता किया गया उसमें जो वहाँ के प्रमुख एक तरह से धार्मिक समुदाय थे उनमें एक तरह से जो सत्ता है उसका बंटवारा कर दिया गया। इसके अनुसार लेबनान का जो राष्ट्रपति है वो हमेशा मैरोनाइट जो ईसाइयों का समुदाय है वहीं से एक तरह से आएगा, और जो भी लेबनान का प्रधानमंत्री है वो मुस्लिम्स में जो सुन्नी समुदाय है वहां से होगा। और लेबनान की संसद के स्पीकर या एक तरह से अध्यक्ष की जब बात करें तो वो वहां पर सिया समुदाय से एक तरह से आएगा। तो आप देखें ये तीन वर्ग थे जो आपस में एक दूसरे के साथ एक गृहयुद्ध में लगे हुए थे, और 1989 के समझौते के बाद इनको एक तरह से अधिकार अलग अलग सत्ता में दे दिए गए, और ये लेबनान में दीर्घकालीन शांति के लिए एक प्रमुख प्रयास माना गया। 1989 के बाद से लेबनान प्रमुख रूप से एक शांति के स्थल के रूप में मध्य पूर्व एशिया में उभरा। जहां तक हिजबुल्लाह की बात करें तो वो लेबनान से अभी भी वहां पर कार्य कर रहा है, क्योंकि उसे सिया जो सरकार में लोग हैं उनका समर्थन प्राप्त है, इजराइल ईरान का समर्थन उसे प्राप्त है। तो हिजबुल्लाह के कारण कभी कभी लेबनान को मध्य पूर्व एशिया में माना जाता है कि अगर हिजबुल्लाह अपनी कार्रवाइयों को बंद करे तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो अरब देशों की समस्या है वो हल हो सकती है, और इजराइल भी एक तरह से ईरान के साथ जो मतभेद में आता है हिजबुल्लाह के कारण वो स्थितियों को रोका जा सकता है। तो मध्य पूर्व एशिया में जो समस्या है वो कहीं ना कहीं एक लेबनान में भी कुछ समस्याएं उनको दूर करके आगे बढ़ाई जा सकती हैं। अगर हम लेबनान की बात करें तो लेबनान की तरफ से जो सिया हिजबुल्लाह उग्रवादी संगठन है उसको एक तरह से समर्थन है जो ईरान से समर्थन भी पाता है, और फिलिस्तीन की समस्या में भी लेबनान कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के लोगों के साथ में इजराइल के विरोध में आ जाता है। तो ये स्थितियां लेबनान को एक तरह से मध्य पूर्व एशिया में एक प्रमुख घटक के रूप में बनाती हैं। तो लेबनान की तरफ से जो समर्थन दिया जाता है विभिन्न समुदायों को अरब वर्ल्ड में, इस कारण से मध्य पूर्व एशिया की समस्या में लेबनान का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। तो जब भी मध्य पूर्व एशिया की समस्या हल होगी, खास तौर पे अरब इजराइल का जो एक विवाद है फिलिस्तीन को लेकर, उसमें लेबनान का भी एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। और ईरान के साथ अगर कोई संकट की स्थिति अमेरिका के साथ बनती है तो कहीं ना कहीं जो हिजबुल्लाह काम कर रहा है लेबनान में वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा सकता है और एक तरह से अमेरिका के विरोध में आ सकता है। तो ये स्थिति मध्य पूर्व एशिया में अनियंत्रित कर सकती है। मध्य पूर्व एशिया में ईरान के द्वारा शांतिपूर्वक कार्य करना, सहयोगपूर्वक कार्य करना आवश्यक है, और साथ साथ जो अरब इजराइल की प्रमुख समस्या की जड़ है फिलिस्तीन का मुद्दा, उसको हल करने में तो दोनों में ही लेबनान का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। इसीलिए मध्य पूर्व एशिया में समस्याओं को हल करने में लेबनान भी एक निर्णायक भूमिका में आ सकता है। तो लेबनान में बेरूत में जो बड़ा धमाका हुआ है उसके बाद से और वहां पर आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और माना जा रहा है कि वहां पर 1 महीने के लिए ही पूरे देश का राशन बचा हुआ है। तो वहां की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है।
अगर आर्थिक स्थिति यही एक तरह से बनी रही और वहां पर प्रोटेस्ट होते रहे तो आने वाले समय में 1989 से पहले यानी तैफ समझौते से पहले स्थिति बन सकती है। कोरोना वायरस का भी सही से वहां पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो ये भी एक सरकार के खिलाफ विद्रोह का बड़ा कारण माना जा रहा है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि लेबनान कितना शांत रहता है, क्योंकि लेबनान की शांति कहीं ना कहीं मदबूर एशिया में शांति के लिए काफी आवश्यक है। इसी के आधार पर आप मेंस का एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। मदबूर एशिया में शांति स्थापना के प्रयासों में लेबनान एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इसमें आप यहां पर बता सकते हैं, आप शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय यानी एक तरह से शिया समुदाय को आप ईरान के प्रभाव से जोड़ सकते हैं, हिजबुल्लाह उग्रवादी संगठन जो लेबनान से काम करता है, और जहां तक हम बात करें फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उसको आप लेबनान के साथ थोड़ा जोड़ सकते हैं कि बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी लेबनान में रहते हैं। तो फिलिस्तीन की समस्या अगर हल होगी तो लेबनान का भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो इन भागों को एक तरह से बताकर आप यहां पर लेबनान का जो रोल है मध्यपूर्व एशिया में उसे बता सकते हैं। प्रारंभिक आप प्रस्तावना के रूप में यह बता सकते हैं कि 1989 से पहले लेबनान में एक तरह से गृह युद्ध जैसी स्थिति थी और 89 के बाद स्थितियां वहां पर संभली हैं, तो वो स्थितियां पुनः एक तरह से आ सकती हैं अगर वर्तमान आर्थिक जो स्थिति लेबनान की खराब है वो लगातार बनी रही। तो अगर लेबनान में गृह युद्ध की स्थिति बनती है तो मध्यपूर्व एशिया फिर से संकट में आ जाएगा। तो ये आप बता सकते हैं एक निष्कर्ष में कि अगर लेबनान में आर्थिक स्थितियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह गृह युद्ध में बदल सकता है और यह मध्यपूर्व एशिया में शांति स्थापना के लिए एक कह सकते हैं एक नकारात्मक रूप में प्रभाव डालेगा। इसको आप निष्कर्ष के रूप में लास्ट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम अपनी न्यूज पर आते हैं और ये केरल में जो दुर्घटना हुई है कोझिकोड में उसी से संबंधित है। तो अभी हमने देखा कि भारत में जो प्रमुख 5 टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं वहां हमने पीछे अपनी जो न्यूज डिस्कस की थी उनमें अगर हम देखें तो कोझिकोड है, मैंगलोर है, इसके साथ शिमला है, पैक्योंग है और लैंगफुई है। शिमला के साथ साथ देखें तो कुल्लू का नाम भी आप यहां पर ऐड कर दें और साथ साथ आप ऐड कर दें कन्नूर। तो ये भी एक तरह से आपके प्रमुख भारत में जो टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसी से संबंधित हमारा एक प्री का क्वेश्चन है, क्योंकि इस दुर्घटना के संबंध में हम डिटेल में अभी डिस्कस कर चुके हैं। हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर देख रहे हैं निम्न में से कौन टेबल टॉप हवाई अड्डा नहीं है। तो कि कोझिकोड है, पैक्योंग है, शिमला है, लेकिन गुवाहाटी इसमें शामिल नहीं है। तो आपका आंसर है यहां पर डी। निम्न कथनों पर विचार करें। केरल भारत का एकमात्र राज्य है जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत हैं। देखिए केरल में अगर हम 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो यहां पर आप ध्यान रखें कोझिकोड, तो ये ध्यान रखिए 4 है, लेकिन सिर्फ केरल में नहीं है, तमिलनाडु में भी 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत हैं। अगर हम तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। तो केरल की तरह ध्यान रखें यहाँ पर भी 4 एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। तो दोनों में है, तमिलनाडु में भी केरल में। एकमात्र कहा गया इसीलिए पहला आपका गलत हो जाता है पॉइंट। दूसरा, भारत के सभी राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में संचालित हैं। तो ये स्थिति जैसे आप ध्यान रखें कि जब भी एक्सट्रीम शब्द आ जाते हैं, जैसे सभी वर्ड यूज कर दिया गया, तो इस तरह की स्थिति भारत में अभी नहीं है। तो सभी राज्यों में ऐसी स्थिति होगी, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति कही जा रही है कि सभी राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये गलत है। हवाई अड्डे यानी घरेलू उड़ान वाले अवश्य होने की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सभी जगह हो ऐसा नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। तो दोनों गलत है, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है डी। 1 तथा 2 दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं और ये भारत के नए कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं। इसके पहले जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। तो जीसी मुर्मू एक तरह से भारत के नए बना दिए गए हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसी से संबंधित यानी सीएजी से संबंधित हमारा यहाँ पर एक प्री का क्वेश्चन आप देखें। सीएजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सही स्टेटमेंट, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। इन्हें पद से हटाने की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया सीएजी को हटाने की होती है। तो ये एक तरह से काफी कठिन शर्तें होती हैं, इसीलिए माना जाता है कि सीएजी को जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना आसान नहीं होता है, इसीलिए सीएजी की स्थिति भी काफी मजबूत मानी जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा,
पद से हटने के बाद इन्हें किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखें, राज्य या केंद्र स्तर पर कोई भी लाभ का पद है उसमें सीएजी रिटायरमेंट के बाद नियुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर तीसरा भी सही है। चौथा, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, केंद्र के संबंध में जो भी सीएजी की जांच होती है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पहुंचती है और यहाँ पर दी जाती है किसको? राज्यपाल को। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं। तो चारों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका डी। नेक्स्ट हम न्यूज पर आते हैं। तो आज हम जब डिस्कस कर रहे हैं 9 अगस्त, तो ये वर्ल्ड ट्राइबल डे है, यानी विश्व आदिवासी दिवस। इसको हम वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल डे भी कहते हैं। तो जो एक तरह से किसी स्थान पर प्रमुख रूप से पाए जाने वाली जो जाति समूह है, जिनको हम जनजातियां भी कहते हैं या इंडिजिनियस पीपुल भी आप कह सकते हैं, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो हमारा संयुक्त राष्ट्र की आम सभा है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसके द्वारा इसको एक तरह से स्वीकृत किया गया था। विश्व में जनजातियों को उनके अधिकार देने या जो जंगली क्षेत्र में जहां वह रहते हैं वहीं पर एक तरह से उनके विकास के लिए कार्य करना, ऐसी स्थितियों को वैश्विक स्तर पर एक तरह से आसान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसके द्वारा एक रेजोल्यूशन पारित किया गया 23 दिसंबर 1994 को। और 23 दिसंबर 1994 का जो रेजोल्यूशन था संयुक्त राष्ट्र की आम सभा, उसके द्वारा जो 9 अगस्त है इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे या वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम विश्व में देखें तो लगभग 476 मिलियन आबादी जनजाति की पूरी दुनिया में एक तरह से पाई जाती है और माना जाता है कि दुनिया के 90 देशों में इस तरह से जो इंडिजिनियस पीपुल या आदिवासी समूह हैं वो रहते हैं। दुनिया में जो आदिवासी जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 5% से कम है। और समस्या प्रमुख रूप से ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि विश्व में जितने भी गरीब व्यक्ति हैं उसमें 15% गरीब यही आदिवासी जनसंख्या है। तो आप देखें कि विश्व जनसंख्या में योगदान 5% से कम, लेकिन विश्व में जब गरीबों की बात होती है तो 15% गरीब आदिवासी जनसंख्या से ही आते हैं। इन आदिवासियों की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े कहते हैं कि इनके द्वारा विश्व की अलग अलग 7000 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के 5000 कल्चर या सांस्कृतिक कह सकते हैं जो रीति रिवाज है उनको फॉलो किया जाता है। तो आप कह सकते हैं विश्व में काफी प्रभावी एक तरह से ये समुदाय माना जाता है और इन्हीं के संरक्षण के लिए 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी संदर्भ में हमारा एक प्री का क्वेश्चन आप देखें। आदिवासी मामलों के मंत्रालय की स्थापना 1999 में की गई। 1999 में भारत में आदिवासियों के जो भी मुद्दे हैं उनको सही से हल करने, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास को संपूर्ण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री थी, यानी सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, उसमें से अलग करके आदिवासी मामलों का यानी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का गठन किया गया। तो किसमें से अलग किया गया? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, उसमें से अलग करके 1999 में आदिवासी मामलों का मंत्रालय गठित किया गया। दूसरा, भारत में आदिवासी जनसंख्या अधिकतम मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 21.1% आबादी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है और ये जो जनसंख्या वहां पर अगर हम आंकड़े देखें तो लगभग 15.31 मिलियन के आसपास अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है मध्य प्रदेश में। तो किसी भी राज्य में जो संख्या रहती है अनुसूचित जनजातियों की या आदिवासियों की जनसंख्या की बात करें तो वो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगर हम राज्यों में परसेंटेज की बात करें यानी 100 में कितने ज्यादा आदिवासी जनसंख्या रहती है, जनजातियों की जनसंख्या रहती है, तो वो आंकड़ा आप देखें तो मिजोरम के लिए, मिजोरम की आबादी में 94.4% आबादी एक तरह से अनुसूचित जनजातियों की है। अगर इससे भी ज्यादा आंकड़ा देखें तो लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर 94.8% है। तो ये परसेंटेज वाइज है। और हमने बात करी है क्या? कुल जनसंख्या की। तो अलग अलग बातें हैं। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो राज्यों में मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में आपका हो जाता है लक्षद्वीप, तो ओवरऑल लक्षद्वीप हो जाएगा। और हम बात करें जब जनसंख्या संख्या की तो सबसे ज्यादा आदिवासी या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या रहती है भारत में मध्य प्रदेश में। तो यहां पहला आपका सही है और दूसरा भी, तो दोनों सत्य हैं, तो आंसर है आपका सी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व में आदिवासियों की जनसंख्या कुल विश्व आबादी का 10% है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि विश्व आबादी का 5% से थोड़ा कम है, 10% नहीं है, तो गलत है। दूसरा, आदिवासियों का समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 23 दिसंबर 1994 को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंडिजिनस पीपुल मनाने की घोषणा की। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो पहला यहां पर गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर है बी, केवल 2 सत्य है।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ब्रिंग डाउन मुल्ला पेरियार लेवल केरला और तमिलनाडु। देखिए मुल्ला पेरियार अगर हम डैम की बात करें तो ये मुल्लार और पेरियार नदियों के एक तरह से संगम पर स्थित है। तो इस डैम की बात करें तो डैम के लिए कह सकते हैं बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति है कि इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ये लोकेशन रखती है आपकी केरल राज्य में, और इसको संचालित और इसको नियंत्रित करने का काम करता है तमिलनाडु राज्य। ध्यान रखिए ये जो डैम है इसे बनाने के लिए 1886 में एक तरह से समझौता हुआ, जिसमें उस समय की जो ट्रावनकोर रियासत थी और ब्रिटिश सरकार उनके बीच में समझौता हुआ कि यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मुल्लार पेरियार डैम बनेगा। आगे चलकर आप देखें तो 1887 से लेकर 1995 के बीच में यह डैम बनाया गया और 1970 में इस डैम का जो नियंत्रण है वो दे दिया गया तमिलनाडु को। तो ये जो डैम है केरल में जरूर है लेकिन नियंत्रण करता है तमिलनाडु, और पेरियार और मुल्लार दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो इस डैम से आगे जब पेरियार नदी का पानी जाता है तो केरल में एक और डैम बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इडुक्की आर्क डैम। इसी को लेकर एक तरह से विवाद है कि अगर यहाँ पर जो मुल्ला पेरियार डैम है इसमें भारी बारिश के कारण ये अपनी जो अधिकतम सीमा है ऊपर की अगर हम बात करें तो ये 142 फीट रखी गई है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो एक तरह से 142 फीट है जो यहाँ पर लाई जा सकती है पानी की। तो 142 फीट के पार्ट पर जो वाटर लेवल पहुंचने वाला है तो उसके बाद से जो इस बांध को बचाने के लिए पानी है बड़ी मात्रा में छोड़ा जाता है। तो इसके छोड़ने से इडुक्की डैम जो है इस पर एक तरह से दबाव पड़ता है और यहां से जब पानी छोड़ा जाएगा तो निचले इलाके जो भी जनसंख्या के पड़ते हैं, क्योंकि ध्यान रखें कोच्चि शहर इसके रास्ते में आ जाता है जब ये अरब सागर में पेरियार नदी आगे जाकर गिरती है। तो अगर यहां से पानी ज्यादा छोड़ा जाएगा तो इन शहरी इलाकों में समस्याएं आ सकती हैं। तो इसी स्थिति को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार की तरफ से कहा गया है तमिलनाडु सरकार को मुल्ला पेरियार डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसको थोड़ा नियंत्रित किया जाए। और नियंत्रित करने का तरीका यह है कि मुल्ला पेरियार डैम से एक सुरंग बनी हुई है और इस सुरंग के माध्यम से तमिलनाडु में जो वैगई नदी है उसके क्षेत्र में एक तरह से पानी की आपूर्ति की जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि टनल के माध्यम से अतिरिक्त पानी को वैगई नदी का जो क्षेत्र है वहां पर भेजा जाए, जिससे कि जो इडुक्की बांध है उस पर एक तरह से संकट ना आ पाए। क्योंकि ध्यान रखें मुल्ला पेरियार के आसपास का इलाका अगर पानी से डूबेगा तो ये कहीं ना कहीं जो पेरियार टाइगर रिजर्व और पेरियार जो नेशनल पार्क है उन दोनों के लिए एक तरह से संकट की स्थिति में आ जाता है। प्रश्न हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। मुल्लार पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है परंतु इसका नियंत्रण तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। तो सही है, केरल में स्थित है। इस बांध से सुरंग के माध्यम से जलापूर्ति तमिलनाडु में वैगई नदी बेसिन क्षेत्र में सिंचाई के लिए की जाती है। सही स्टेटमेंट है। तीसरा, इस बांध की अधिकतम ऊंचाई 142 फीट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा निर्धारित है। तीनों स्टेटमेंट सही है तो आपका आंसर है डी 1, 2, 3। इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो भारत में वायु यातायात को लेकर जो सुरक्षा है उससे संबंधित है। और यहां पर आप ध्यान रखें कि भारत में अगर कोई वायु दुर्घटना होती है तो उसकी जांच करने की जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है, न कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये डीजीसीए के पास अधिकार था कि कोई भी वायु मानवीय दुर्घटना होती है वायुयान से संबंधित तो ये 2012 के पहले तक जांच करता था। लेकिन जुलाई 2012 की अगर हम बात करें तो भारत सरकार की तरफ से एक संगठन बना दिया गया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसके द्वारा जांच की जाती है। डीजीसीए सीधे तौर पर नहीं करता है। तो भारत सरकार ने 2012 में जो भी वायु दुर्घटनाएं हैं उनसे संबंधित एक रूल या नियम लाया। तो वायु दुर्घटनाओं से संबंधित 2012 का जो नियम है उसके अनुसार एक तरह से आप देखें तो 30 जुलाई 2012 को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का गठन किया गया, जो भारत में किसी भी तरह की वायु दुर्घटना होती है अगर तो उसकी जांच करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसी के संबंध में हमारा यहाँ पर एक प्री का क्वेश्चन है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए नियामक संस्था है। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय नहीं है, यहाँ पर कौन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। मंत्रालय नहीं है, महानिदेशालय है जो नागरिक उड्डयन का वो उत्तरदायी होता है, नियामक संस्था है, न कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, भारत में वायु दुर्घटना की जांच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा की जाती है। अभी हमने देखा कि जांच करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा जांच की जाती है, ना कि डीजीसीए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों गलत हैं। तो आंसर डी 1 तथा 2 दोनों असत्य हैं।
अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का जो उत्तरी न्यूजीलैंड का हिस्सा है उसी के उत्तरी भाग में एक आइलैंड जिसका नाम है व्हाइट आइलैंड, और यहाँ पर एक तरह से जो दुर्घटना, एक प्रमुख ज्वालामुखी विस्फोट हुआ दिसंबर 2019 में, उसको अभी वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा आर्डन, उनके द्वारा जितने सफलतापूर्वक एक तरह से सामना किया गया, और कोरोना वायरस के समय भी न्यूजीलैंड में जो सफलतापूर्वक उन्होंने काम किया, उसी कड़ी में एक तरह से उन्होंने अपना प्रचार न्यूजीलैंड में आगामी जो चुनाव उनके लिए शुरू करा। तो हमारा यहाँ प्री के लिए पॉइंट बेसिकली जो एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था व्हाइट आइलैंड में, उससे संबंधित है। तो व्हाइट आइलैंड की अगर हम लोकेशन देखें तो उत्तरी न्यूजीलैंड का जो एक तरह से उत्तरी भाग है वहां पर स्थित है, और साथ में आप ध्यान रखें इसको वैकेरी द्वीप भी एक तरह से कहा जाता है, और ये प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी भाग है वहां पर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक तरह से जो पूर्वी तट है उसी के साथ में लगता हुआ न्यूजीलैंड का भाग है। तो यहाँ पर इसी व्हाइट आइलैंड से संबंधित एक हमारा प्री का क्वेश्चन है। व्हाइट आइलैंड उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए उत्तरी प्रशांत नहीं है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो उत्तरी आपका गलत हो जाता है। यह उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप के उत्तर में स्थित है। ये आपका स्टेटमेंट जरूर सही है, क्योंकि उत्तरी न्यूजीलैंड के जो आइलैंड है उसके उत्तर में स्थित है। यह एक ज्वालामुखी द्वीप है। तो 2, 3 दोनों सही है, लेकिन पहला गलत है, तो आंसर आपका बी 2 तथा 3 सही है। नेक्स्ट अपनी न्यूज पर आते हैं। सन्स कॉर्नल मैग्नेटिक फील्ड मेजर्ड। कोरोना यानी जिसे किरीट कहते हैं उसका तापमान इतना ज्यादा क्यों है, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र को मापकर इसके बारे में एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो माना यह जा रहा है कि अगर अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं आपस में जब टकराती हैं तो उसके कारण ऊष्मा या हीट जनरेट होती है, और ये कारण के रूप में गिनाया जा रहा है कि कोरोना का तापमान काफी ज्यादा। अगर हम सूर्य के केंद्रीय भाग जो कोर की बात करते हैं, जहां पर नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो यहां पर तापमान माना जाता है कि 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। जबकि अगर हम बात करें फोटोस्फीयर, तो यहां पर जो तापमान है वो इसकी तुलना में काफी कम होता है, और ये तापमान मात्र अगर देखें तो लगभग 5700 डिग्री तक पहुंचता है। तो आप देखें ये इतना कम तापमान का है। और जो बाहरी कोरोना का पार्ट है ये भी माना जाता है कि लगभग 1 मिलियन के आसपास इसका टेम्परेचर पहुंच सकता है। जबकि कोर की बात करें, जो केंद्रीय हिस्सा है सूर्य का, ये 15 मिलियन का तापमान है। तो जो बाहरी कोर है उसमें इतना तापमान कैसे आता है, जबकि फोटोस्फीयर जो प्रकाश मंडल है उसका तापमान आप देखें तो काफी कम है। तो फोटोस्फीयर का इतना कम तापमान, तो ये कैसे एक तरह से हम इसको बता सकते हैं। कोर का तापमान तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण प्रमुख रूप से बढ़ता है, ये तो एक तरह से निर्धारित है। कोरोना का तापमान मिलियंस में यानी लगभग 10 लाख डिग्री होने का एक कारण के रूप में माना यह जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र वो आपस में जब टकराते हैं तो हीट जनरेट होती है। तो ये कारण के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो ये अभी एक तरह का कह सकते हैं रिसर्च पब्लिश हुआ है। तो ये एग्जैक्टली अभी आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक रिसर्च में ये बात बताई गई है कि चुंबकीय क्षेत्र जब मिलते हैं तो वहां पर हीट जनरेट होती है। तो ये कारण कहीं ना कहीं कोरोना के अधिक तापमान के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो इसी के आधार पर एक प्री का आप क्वेश्चन देखें। सूर्य का सबसे अधिक तापमान का भाग उसका केंद्रीय कोर है, आपने देखा लगभग 15 मिलियन डिग्री। प्रकाश मंडल का तापमान किरीट से अधिक परंतु कोर से कम होता है। देखिए जब हम बात करते हैं फोटोस्फीयर, तो अगर हम कोर की बात करें और किरीट कोरोना की बात करें तो दोनों से ही कम होता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल का तापमान किरीट से अधिक होता है, तो ये गलत है। हाँ, कोर से कम होता है, ये सही बात है। तो दूसरा स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है, इसीलिए दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा, किरीट कोरोना का तापमान प्रकाश मंडल से अधिक परंतु कोर से कम होता है। भाई प्रकाश मंडल में हमने देखा कितना है 5700 डिग्री, उससे तो ज्यादा ही है, 1 मिलियन के आसपास है। लेकिन जो कोर में 15 मिलियन है उसकी तुलना में कम है। तो प्रकाश मंडल से ज्यादा लेकिन कोर से कम होता है। तो यहां पर आप देखें तो पहला सही है, दूसरा गलत, 1 और 3। तो आंसर आपका सी हो जाता है। 1 तथा 3 दोनों सत्य हैं। एक लास्ट न्यूज पर आ जाते हैं, और ये सार्क की एक तरह से एक प्रजाति है जो कोरल रीफ यानी मूंगा चट्टानों में पाई जाती है, जिसको रीफ सार्क कहते हैं। तो रीफ सार्क एक तरह से धीरे धीरे संकट की स्थिति में आ रहे हैं, और माना यह जा रहा है कि दुनिया के 58 देशों में जो 371 इस तरह के कोरल रीफ मूंगा चट्टानों के इलाके हैं, वहां पर जब सर्वे किया गया तो उनमें 20% इलाके ऐसे मिले जहां पर रीफ सार्क पूरी तरह से खत्म है। तो ये कहीं ना कहीं जो मूंगा चट्टान है उनकी खराब स्थिति को दिखाता है। और अगर रीफ सार्क खत्म होती है तो ध्यान रखें कि ये शिकारियों में सर्वोच्च हैं समुद्री भाग में, तो इनकी स्थिति अगर कमजोर होती है तो मूंगा चट्टानों में भी कहीं ना कहीं जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो खराब होगा। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ पर जो रीफ सार्क है इससे संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। वैसे आप ध्यान रखें, रीफ सार्क की ये 5 अलग अलग प्रजातियां होती हैं। ब्लैक टिप रीफ सार्क, ग्रे रीफ सार्क, कैरेबियन रीफ सार्क, व्हाइट टिप रीफ सार्क और सिल्वर टिप
रीफ शार्क। तो इसी के संबंध में एक प्री का क्वेश्चन देखें। रीफ शार्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व में रीफ शार्क की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो हमने पांचों देखा, सही है। दूसरा, रेड डाटा लिस्ट, देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा एक तरह से जीव जंतुओं की प्रजातियां जो भी संकट में हैं, यानी लुप्त होने की कगार पर हैं या उनके शिकार ज्यादा हो रहा है तो वो नष्ट हो सकती हैं, तो इसके बारे में रेड डाटा लिस्ट में एक आंकड़ा जारी किया जाता है। तो अगर हम रीफ शार्क की बात करें तो IUCN ने उनके लिए कहा है कि ये नियर थ्रेटेंड, यानी संकट के काफी नजदीक हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत अधिक संकट में नहीं है, लेकिन संकट के लगभग ये कगार पर खड़ी हुई हैं। तो इस सूची में IUCN ने रेड डाटा लिस्ट में रीफ शार्क को डाला है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा दोनों सही है, तो आंसर आपका सी 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। यह हमारा 9 अगस्त 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले समय में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।